तो हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसकी रिएक्टिविटी के आधार पर उसका वर्जन यानी कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन यानी कि निष्पादन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। फिर हमने कहा था कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे आप, खासकर जो हमारे मैक्सिमम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनकी रिएक्टिविटी को मतलब आपको उसके आधार पर किस तरह से आप इनको क्लियर करेंगे कि मतलब इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े थे, पर मिडिल क्लास के एलिमेंट हुआ या निम्न क्लास के जो एलिमेंट होते हैं इनके प्यूरिफिकेशन के बारे में हम पढ़ लिए थे। आज हम इसके सबसे टॉप मोस्ट जो लेवल के एलिमेंट्स थे, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन लोगों के एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट्स के उन सारी प्रॉपर्टी को देखने की हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जहां से क्या होता है कि ये इनके स्ट्रक्चर में किस तरह से परिवर्तन होता है और इसकी प्यूरिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहते हैं कि इस श्रेणी में जितने भी एलिमेंट आते हैं ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं काफी मैक्सिमम रिएक्टिविटी का मतलब कि इनके रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। और चूंकि रिएक्टिविटी इनकी काफी ज्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं कि आप इनको कार्बन के साथ अत्यधिक मात्रा में गर्म नहीं कर सकते। जैसे या कार्बन के साथ इसका गर्म करेंगे तो क्या होता है कि वह उसके धातु में परिवर्तन नहीं किया सकता। कार्बन को मैग्नीशियम के साथ गर्म कर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब उसके कार्बाइड में आप परिवर्तित नहीं कर सकते थे। इसीलिए धातु जो होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, वह उसकी जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी होती है वह जनरली ऑक्सीजन के प्रति क्या होती है, अधिक होती है। इसी यही वजह होता है कि क्या नाम है, इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं। तो विद्युत अपघटन जैसे भी कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इन लोगों का विद्युत अपघटन कराया जाता है। अब इनकी विद्युत अपघटन कराने से क्या बेनिफिट होता है कि ये जैसे ही विद्युत अपघटन कराया जाता है तो वह उसके अपने दो भागों में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूट जाते हैं। एक जो होता है वह एनोड की तरफ चला जाता है और दूसरा जो होता है वह कैथोड की तरफ चला जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ कंटेनर है और कंटेनर में एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ अगर कैथोड लगा दे, मान लीजिए आपका हो गया एनोड, एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया आपका कैथोड, ये आपका हो गया नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या करते हैं कि दो एनोड और कैथोड लगाए, यहां पर एक स्विच लगा दिए और स्विच के बाद एक बैटरी लेकर यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे जो NaCl का अगर सोल्यूशन डालते हैं तो NaCl के सोल्यूशन डालने के बाद क्या होता है कि इस पे जो एनोड पे जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे जो होता है वरीड आवेशित इलेक्ट्रोड जो होते हैं वहां पर पाए जाने लगते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर NaCl है तो टूटेगा तो क्या बनेगा, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होगा तो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। को पहले बता चुके हैं कि जब ये कोई भी या अगर मेटल है, अगर वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो अगर वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा, तो उससे विद्युत धारा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे विद्युत धारा का कंडक्टर नहीं होगा जब तक वो मॉलिक्यूल्स मतलब कि जो कंपाउंड है जो ठोस अवस्था में है जब तक वो द्रवित अवस्था में नहीं होगा, मतलब लिक्विड स्टेज में नहीं आएगा, जब तक उसे आप इक्वस मिलियन में नहीं लेकर आएंगे तब तक वो कभी भी विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसे जब आप पता है NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब आप NaCl को जब आप ब्रेक करते हैं तो एक टर्म आता है कैथोड और दूसरा टर्म आता है एनोड। ठीक है, तो एनोड जो होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होगी तो वो एनोड पर क्या होगा कि ये जो क्लोरीन, अब कैथोड पर क्या होगा कि जो सोडियम आयन था, ये सोडियम आयन जो होते हैं ऐसी स्थिति में इनको जब आप ये सोडियम आयन अपना क्या निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और क्लोरीन जो होता है वो माइनस होता है, उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या हो जाएगा। अगर मान लो कि सोडियम आयन जो है, अगर सपोज करो, पहले नॉर्मल सीखो, सोडियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन देकर Na+ बनता है और क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- आयन बनते हैं। ठीक है, और तब दोनों मिलकर ये आपस में क्या करते हैं, यहां से अगर आप देखेंगे
तो ये Na दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो ये Na और Cl क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, Na और Cl मिलकर NaCl बनाते हैं। अब देखो जो ये NaCl का फॉर्मेशन कर लिए, अब इसी चीज को अगर हम एनोड और कैथोड पर लेकर आए, तो एनोड पर होता है Na+ को जब एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो क्या बनाएगा, Na बनाएगा। और वही क्लोरीन को जब यहां पर Cl एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मिला, मैंने इलेक्ट्रॉन मिला तो Cl- बनाई। अगर मान लो कि अगर यहां पे 2 मोल होता तो 2Cl, अब क्या करता है ये, इसको इलेक्ट्रॉन यहां से अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बनता है 2Cl, या इसी को आप लिख सकते हैं Cl2, और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 2 निगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये काम होता है वह एनोड पर होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपघटन द्वारा या इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट या ऐड करके हम लोग इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। आपको बताएं सबसे मजेदार बात आती है कि जब आप इसमें सबसे जब आप पढ़ते हैं क्या बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, जो प्रस्तुतीकरण करते हैं, तो उस स्थिति में भी बड़ा इसका एक यूज होता है। वहां पे जो होते हैं कि एक मेटल का हम लोग प्योर मेटल का कोई लगा देते हैं और एक इनप्योर लगा देते हैं, और वहां से हम लोग एनोड के प्लेट पर एनोड मड कैलकुलेट क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी मेटल को या कोई भी आयंस होगा उसको आप प्यूरिफाई सिंपल तरीके से कर सकते हैं उसके आयन के रूप में। ठीक है, तो लिख लीजिए, अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करने पर इनके यौगिक प्राप्त नहीं होते हैं, यौगिक प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे में कार्बन द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कार्बन द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम इत्यादि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की प्राप्ति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जा सकती है। एग्जाम्पल में लिख लो, सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ब्रैकेट में लो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित की जाती है, धातुएं निक्षेपित की जाती हैं, जबकि एनोड ब्रैकेट में लिखो धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस मुक्त की जाती है। अब आप इसको बना दो, देखो, द मेटल हाई अप reactivity series is very reactive. The high up the reactivity series is high reactive. They cannot obtain from their compounds by heating with carbon. For example, carbon cannot reduce the oxide of sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to respective metals.
This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by electrolysis of their molten chloride. These metals are deposited at the cathode, ब्रैकेट में लिख लो, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, whereas chlorine is liberated at एनोड, ब्रैकेट में लिखो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। इस रिएक्शन को लिख लो, ठीक है। अब देखो, हम जब रिफाइनिंग ऑफ मेटल का काम करते हैं तो किस तरह से हम रिफाइनिंग करते हैं। तो कहा कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड का प्लेट होता है, आपको बताएं कि जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के दौरान क्या करता है कि यहां पे बहुत, जब इसका हम रिफाइनिंग करना शुरू करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आप एक प्योर एलिमेंट, आप प्योर जो होता है वह कैथोड को, मेटल को लेते हैं और इम्प्योर जो होता है वह एनोड के मेटल को लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये जो होता है वह इम्प्योर मेटल होता है और ये जो होता है वह प्योर मेटल होता है। जैसे इसको स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट शुरू होता है। अब देखो, तो यहां से देखते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, इसमें जो हमारे पास हम लोग भर रहते हैं तो कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 का सॉल्यूशन होता है। अब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ये जो है आपका टैंक है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहां पे कॉपर आयन जो होता है वह ट्रांसपोर्ट होना शुरू होता है। कुछ समय के बाद देखते हैं कि इसकी जितनी भी अशुद्धियां हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, गलने लगती है। गल कर क्या करती है, यहां पर इकट्ठा होना शुरू होती है और इसी को हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां होती है। इसी को हम लोग कहते हैं एनोड मड, ठीक है। नाम कहते हैं इसको हम लोग एनोड मड। तो ये इस तरह की ये प्रोसेस बड़ा आसान प्रोसेस होता है, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक अशुद्धियां यहां पर प्राप्त कर लेंगे। जो अधातु के ऊपर, जो इस धातु के ऊपर जो अशुद्धियां थी वह आकर क्या कर दी, यहां कॉर्नर पर इकट्ठे हो गई, जिससे आपको प्योर धातु मिल गया, ठीक है। तो लिख लो, द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, various reduction process, but all are not pure. The contain impurities which must be removed to the contain impurities which must be removed to obtain pure metals. हो गया। The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. लिखो, धातुओं के निष्कर्षण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रम उपयोग की जाती है। परंतु सभी सफल नहीं होते हैं। धातुओं के शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण के समय हमें संपूर्ण अशुद्धियों को धातु से हटानी पड़ती है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए
पूर्ण करने के लिए विद्युत विद्युत रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है, यहां पर हिंदी में इसको बोलते हैं परिष्टीकरण। तो लिखो, विद्युत परिष्टीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। अब यही डालो विद्युत परिष्टीकरण, अब यही डालो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, विद्युत परिष्टीकरण। देखो, मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, निकल, टीन, सिल्वर, गोल्ड etc are refined electrolytically. In this process, the impure metal is made of the anode and a metal salt is used an electrolyte. ऐसा रुको, क्या लिखे? एनोड एंड a strip of pure metal is made the cathode. The apparatus is arranged according to given diagram. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into a solution, whereas insoluble impurities settle down at the bottom of anode. This is known as एनोड मड। लिखिए, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, ऐसा लिखो, अधिक नहीं लिखो। कुछ अभिक्रियाशील धातुएं इसमें सार कैटेगरी आते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि जैसी अनेक धातुओं का परिष्टीकरण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रकरण में अशुद्ध धातुओं को एनोड तथा शुद्ध धातुओं की पतली परत कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। विद्युत अपघटन में जब धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाता है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अविलय अशुद्धियां
एनोड के तल्ली पर स्थित हो जाती है, यहां तल्ली है, तल्ली पर स्थित हो जाती है या निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ध्यान रखिए, मड को हिंदी बोलते हैं पंख, इसे एनोड पंख कहते हैं। हो गया। तो ये प्रोसेस है आपका। अब देखो, तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि क्या होता है कि दो प्योर होता है, इसको एक प्योर एक इनप्योर होता है। जैसे इसको इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं, प्योर मेटल धीरे धीरे क्या होता है, इसमें से सॉल्युबल टूटने लगता है और जाकर कैथोड के इकट्ठे होने लगता है, और जहां से अगर जो इनसॉल्युबल होता है वो आकर क्या करता है, दो तरह की इम्प्योरिटी मिलेंगे, या शुद्धियां, एक तरह का सॉल्युबल होगा, एक इनसॉल्युबल होगा। जो सॉल्युबल होगा इस पानी में घुल जाएगा, जो इनसॉल्युबल होगा आकर इस पेदी में बैठ जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है अगला है, उसको बोलते हम लोग कोरोजन। कोरोजन हिंदी बोलते हैं संक्षारण। क्या होता है, आप अगर देखे होंगे घरों पे, जितने भी आपके घर में लोहे या आप क्या करते हैं, लोहे का खासकर आपके घर में बना होगा, ग्रिल बना होगा, दरवाजा बना होगा, या आप लोहे की गाड़ियां देखते हैं, सब क्या कर जाती है, पेंट कर दी जाती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, हमने आपको पहले भी बता चुका है कि इसके पीछे मेनली रीजन यही होता है कि ये जब वायु के संपर्क में आते हैं, जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयरिंग बन जाती है। मतलब कि जब ये आयरन जो होता है, ये आयरन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो यहां से Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, और इसी फेरिक ऑक्साइड का लेयर जो होता है वो एक ब्राउन कलर का लेयर होता है, और यही जो ब्राउन कलर का लेयरिंग होता है उसी को हम लोग कहते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट, जंग। क्या नाम देते हैं उसको, रस्ट, मतलब इन्हें बोलते हैं जंग। और ये रस्टिंग की प्रक्रिया से क्या होता है, वो धीरे धीरे आयरन जो होता है वो गलना शुरू होता है, और गलते 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 समय आता है कि पूरा गल के खत्म हो जाता है। वह प्रोसेस कहलाती है संक्षारण। आई बात समझ में। तो जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है, जिसके चलते वैसी प्रक्रिया जिसमें जंग लगने के बाद उस धातु का धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो जाता है, मतलब विघटन होना शुरू हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने बहुत सारे देखे होंगे कि कोई भी चीज को आप खुले स्थान पर छोड़ देने के बाद क्या करता है, उसके ऊपर एक पतली परत बन जाती है, और वो क्या करता है, वो काफी नुकसानदायक होता है, और वह उसको विघटित कर देता है। तो लिखो, खुली वायु में कुछ दिन तक छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली पड़ जाती है। आप देखना, आपके घर में मम्मियां जो छागल पहनती हैं, पैर में जो पायल पहनती हैं, वो पायल कुछ दिनों के बाद क्या होता है, काला पड़ जाता है। जब आप खरीद के आता है तो काफी सफेद ही रहता है, और कुछ दिनों के बाद काला पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद उसके चारों तरफ सिल्वर ऑक्साइड की एक लेयरिंग आ जाती है। तो लिख लो, खुली वायु में कुछ दिनों पर छोड़ देने के बाद सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। सिल्वर सल्फाइड Ag2 की परत बनाती है। यही कारण है कि सिल्वर की बनी हुई वस्तुएं, यानी चांदी की बनी हुई वस्तुएं कुछ समय के बाद काली हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, कॉपर वायु की उपस्थिति में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। कॉपर वायु की उपस्थिति में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग का पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। आपके घर में तांबे का बर्तन होगा, तांबा जानते हो ना, तांबे का बर्तन होगा,
कॉपर का। मम्मी पूजा वूजा करने में लोग यूज करती है। देखना कुछ समय के बाद वहां पे कहीं कहीं पर ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयरिंग आ जाती है। अगर मम्मी उसको कभी 2-4 दिन तक ना धोए, उसको साफ ना, देखना कहीं कहीं पर ग्रीन ग्रीन की लेयरिंग आ जाती है। आप उसको देखना घर पे। वो जो ग्रीन लेयरिंग जो होती है वो जनरली क्या होती है, रस्टिंग की रिजल्ट होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। थर्ड में लिखो, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रकी पदार्थ की परत बन जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। हो गया। आप फिर डाल लीजिए कोरोजन। देखिए, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम when exposed to air. This because it react with sulfur in air to form a coating of silver sulfide. That's why the jewelry which were formed by silver become white after some time. Sorry, become black after some time. Second point लिखिए, copper react with moist carbon dioxide in the air, slowly loses its shiny brown surface and gain a green coat. This green substance is a basic copper carbonate. Next point में लिखे, iron when exposed in moist air for a long time acquire a coating of brown flaky substance called rust. हो गया। तो आप क्या करते हैं, इन सारे रस्ट को अगर उसे प्रोटेक्शन करना हो तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो लिखो प्रिवेंशन ऑफ रस्ट या प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। लिखिए, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, galvanizing, chrome painting, CHROME, chrome painting, adhesing or making alloys। हो गया। अच्छा लिखिए, galvanization is a method of protecting steel and iron from the rusting by coating them with a thin layer of zinc. The galvanized articles is protected against rusting even if the zinc coating हो गया। नेक्स्ट लिखो, alloying is a very good method for improving the properties of metal हो गया। डेफिनेशन लिख लो नीचे, an alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or a metal and a non-metal
चलिए देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, then dissolving the other element in the definite property, it is then cooled at room temperature. लिखना शुरू करिए आप लोग। संक्षारण की सुरक्षा लिखिए, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसत लेपन, इसको हम लोग गल्वेनाइजिंग कहते हैं। लेपन ब्रैकेट में लिख लो, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर। अगर लिखो क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण तथा मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। हो गया। नीचे लिखो, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ता ब्रैकेट में लिख लो जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को लोहे एवं इस्पात का मतलब है स्टील, लोहे एवं स्टील या इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक यानी जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसत लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट न हो, जस्ते की परत नष्ट न हो जाने के बाद भी, सॉरी ऐसे देखो, जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यसत लेपन वस्तु जंग से सुरक्षित रखता है। फर्क लिखो, धातुओं के गुणधर्म को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन होती है। मिश्रात्वन का मतलब होता है उसको आपस में मिला देना, मिश्र धातु विश्व बनाते हैं। हो गया, मिश्रात्वन होती है। इस विधि से हम एक अपने इच्छा अनुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिखो, आप नीचे लिखो मिश्र धातु, लिखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं ब्रैकेट या एक धातु एवं एक अधातु, एक धातु है एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत की जाती है। हो गया। तो कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को या एक धातु और एक अधातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो वहां से जो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है,
आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें, आप देखते होंगे कि आपके घर पे मम्मी भाई बहन सोने का आभूषण पहनते होंगे, ज्वेलरी पहनते होंगे। आपको बताएं कि सोने की जो ज्वेलरी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है 24 कैरेट का, एक होता है 22 कैरेट का। ठीक है, एक होता है 24 कैरेट का, एक होता है 22 कैरेट का। आपको बताएं कि 24 कैरेट का जो सोना होता है वह काफी सॉफ्ट होता है, काफी मुलायम होता है। आप उससे अगर हाथ से इसे दबाओगे तुरंत फोल्ड हो जाएगा। तो आपको जितने भी लोग अब आभूषण जो पहनते हैं, अभी तो कभी ऐसा तो होता नहीं है कि आप उंगली अंगूठी पहने और थोड़ा सा दबा तो पूरा क्या कहता है से बदल दिया, ऐसा होता नहीं है। मतलब कि जो सोने के आभूषण होते हैं वो जनरली 24 कैरेट के नहीं बनाए जाते हैं, वो हमेशा 22 कैरेट के बनाए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि 24 कैरेट का सोना होता है उसको 22 कैरेट कैसे की जाती है, तब इसका एक मिश्र धातु बनाते हैं। ये प्योर मेटल है या अब ये इनप्योर मेटल होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि या जो 22 कैरेट का सोना होता है तो इसमें जो बाकी 2% हिस्सा हुआ, 2 भाग जो हुआ, वहां पर या तो आप कॉपर मिला देते हैं या तो वो सिल्वर मिला देते हैं। ठीक है, या तो वो तांबा मिलाते हैं और नहीं तो क्या करते हैं वो वहां पे या तो ये सिल्वर मिलाते हैं, चांदी मिलाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पे जो भी मेटल होते हैं वो जो आप 22 कैरेट घर पे आप जो भी आपको आभूषण मिलता है वो आभूषण जो होता है वो प्योर नहीं होता है, या तो उसमें क्या करते हैं लोग कॉपर मिला देते हैं और नहीं तो सिल्वर मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो कहते हैं कुछ आप इस तरह के कई सारे एलिमेंट आप देख सकते हैं। जैसे में अगर मान लो कि आप एग्जांपल आप देखें, आपको क्या एग्जांपल दें, हाँ आप देखे होंगे कि आपके घर पे आप जैसे ब्रोजेन का नाम सुने हो, ब्रोजेन, ब्रास का नाम सुने हो, ब्रास उसको बोलते हैं पीतल, ब्रास। ये जो होता है वह कॉपर और जिंक से मिलता है, 70% कॉपर और 30% जिंक होता है। मतलब पीतल जो होता है वह तांबा और जिंक से बनता है। याद करने का तरीका याद रख लो, पिताजी, ये कई बार का क्वेश्चन है इसलिए अब तुमको याद करने का, ये पीतल तांबा जिंक कई बार पूछा गया। तो पिताजी, पी फॉर पीतल, ता फॉर तांबा, जी फॉर जिंक, पिताजी। ठीक है, पीतल और तांबा जो होता है, पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलाकर बनाया जाता है। ऐसे से कई सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि आपको इसको क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। जैसे में अगर आपको हम एग्जांपल दें, ब्रोंजेन, ब्रॉन्ज, आप देखे हो ना जो सिल्वर मिलता है, गोल्ड मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है। ठीक है, जिसे हम लोग जस्ता कहते हैं। ये जो ब्रॉन्ज होता है, नहीं सर जिंक को जस्ता बोलते हैं, ब्रॉन्ज के हिंदी में क्या बोलते हैं देखते बताते हैं। ये ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज जो होता है दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अब ये जो होता है ब्रॉन्ज जो होता है दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है कॉपर और एक होता है टीन, ऐसा को बोलते हैं टीन। ठीक है, तो कॉपर और टीन से मिलकर ब्रॉन्ज बना होता है। हाँ एक चीज और आप देखे होंगे, जब जाते होंगे इलेक्ट्रिक के दुकान पर तो एक सोल्डर मशीन होता है जिससे लेकर वो तार को जोड़ते हैं या कोई भी वायरिंग अंदर के चीजें टूट गई रहती है तो उसको जोड़ते हैं। जो सोल्डर होता है उस सोल्डर को भी ये मिश्र धातु से बनाते हैं, होता है लीड और टीन। ये होता है लीड मतलब शीशा और ये होता है टीन मतलब टीन जानते ही, टीन तो टीना नहीं होता है, तेल उल की टैंकर होती है, इससे बनाकर ये सोल्डर बनाते हैं। तो कहा कि ये दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक नए मिश्र धातु का हम लोग निर्माण करते हैं। देखो कह रहे हैं कि कोई भी अगर मेटल हो, यदि आप जब भी कोई मिक्सर बनाते हो, ठीक है, अगर मिक्सर बनाए तो उसमें जो दो मेटल लिए तो उसमें अगर एक मेटल सॉलिड हो और एक मेटल जो हो वो लिक्विड हो। लिक्विड में कौन सी मेटल होती है, खासकर मरकरी। ठीक है, तो इस तरह के जो मिक्सर बनता है उसको हम लोग कहते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जहां पर एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो उसको कहते हैं हम लोग अमलगम। तो लिख लो, इफ वन मेटल इज मरकरी
देन दिस एलॉय इज नोन एज अमलगम। हो गया। तो आप एक काम करना, इसको नीचे उतार लेना। हाँ, एक चीज और लिख लो, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। लिखिए, यदि एक धातु मरकरी हो तो इस प्रकार के मिश्र धातु को, इस प्रकार के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अमलगम कहते हैं। आप नीचे लिखो, मिश्र धातुओं की विद्युत चालकता, ऐसा मिश्र धातुओं की विद्युत चालकता एवं गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में कम होती है। हो गया। तो आप इसको पीतल बना लो, इधर सोल्डर लिख लो, आप इधर ब्रोंजन लिख लो। जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ, ब्रॉन्ज कितने बोलते हैं? कांसा। कांसा, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात बताते हैं। आप लोग अगर कोई दिल्ली के होंगे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली का होगा या कभी दिल्ली आप गए होंगे, तो आपको एक चीज और बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टेड बात है। आप दिल्ली में कुतुब मीनार है, ठीक है। वहां कुतुब मीनार के ठीक पास में आप देखिएगा करीब करीब एक 8 मीटर का एक लोहे का स्तंभ है। आप देखिएगा कि एक जाली लगा होगा, सफेद कलर का जाली है, और जाली में ये कुतुब मीनार के पास में लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। मतलब वो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है। इस तरह कुछ स्तंभ उसकी है, ये जाली है, ठीक है। ये इसकी लेंथ जो है करीब करीब 8 मीटर का है, मतलब करीब करीब 25-26 फीट का है, ठीक है। और आपको बताएं कि ये जो है 1600 वर्ष पूर्व का पुराना है, लगभग 16 साल पुराना है ये। और आपको मजेदार बात बताएं कि इसका वजन जो है करीब करीब 6 टन, मतलब 6000 किलोग्राम है। और इंटरेस्टेड बात यह है कि इस पर आज तक कोई पेंटिंग नहीं की गई। और सबसे इंटरेस्टेड बात यह है कि आज तक इस पर कभी जंग नहीं लगा। 1600 साल 1600 ईयर ओल्ड है ये, और आज तक कभी इसके ऊपर जंग नहीं लगा। इस पे कई सारे साइंटिस्ट बहुत सारे दिमाग लगाए कि आखिर इसमें क्या है। भाई साधारण तौर पर आयरन जो होता है वह रस्टिंग कर लेता है, गल जाता है, उस पर जंग लग जाते हैं, पर इसमें आज तक इस पे कभी नहीं लगा। आप जब दिल्ली जरूर जाइएगा, अगर आप दिल्ली के होंगे तब तो अच्छी बात है, अब देखे होंगे, जो देखे होंगे आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ हम देखे हैं, क्या ये बात सही है कि नहीं, ठीक है, ताकि बाकी जनता को बिलीव हो जाएगा कि हाँ हम जो बताया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो लोग नहीं गए, अगर जो लोग नहीं गए होंगे तो जब भी आप दिल्ली जाइएगा तो इसको जरूर देखिएगा। ये बड़े इंटरेस्टेड चीज है। वहां पर बड़े ये टूरिस्ट, जो कि कुतुब मीनार टूरिस्ट प्लेस है, तो यहां पर भी आप जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे आपके बीच में ये एक चैप्टर जो है मेटल नॉन मेटल की चैप्टर खत्म हो गया। हम जब अगले क्लास में पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन और इट्स कंपाउंड, ये काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है। कार्बन के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ लोग, ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सब के सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। कार्बन और इट्स कंपाउंड जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है। वहां पर आपको कार्बन के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं वो भी सिस्टम आपको बताएंगे, और उसमें लास्ट में आपको साबुन सरफ के बारे में पढ़ना है। तो अगला चैप्टर काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पढ़ते रहिएगा, बिना पढ़ाई मतलब जब भी आप पढ़िएगा नोट्स जरूर बनाइएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, ओके।